जय हिंद। आइए अब हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिसोल्यूशन, क्योंकि राज्यसभा जो है वह परमानेंट हाउस है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जब दोनों सदनों को हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, मतलब उसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता और उसके जो मेंबर्स हैं हर 2 साल के बाद जो है उसमें मेंबर जो है इलेक्ट होके आते रहते हैं। क्लियर है। लेकिन जो लोकसभा है उसकी टर्म जो है वो 5 साल है, फिक्स किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 5 साल से पहले भी यह डिसॉल्व हो जाता है अगर सरकारें बहुमत खो दी। उस परिस्थिति में प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, सिर्फ जो निचली सदन है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, सिर्फ उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा के 2 तरीके हैं, 2 कारण से या 2 कह सकते हैं कि विधि के द्वारा इन्हें डिसॉल्व किया जाता है। पहला तो है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन मतलब जब लोकसभा 5 साल का टर्म कंप्लीट कर लेती है। इन दैट केस जैसे 2014 से 2019 तक 5 साल टर्म है लोकसभा का, जो मोदी ने कंप्लीट किया। फिर 2019 में जो है लोकसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व हुई और फिर से एक फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। इज दैट क्लियर। दूसरा है कि व्हेन प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व, जब राष्ट्रपति जो है लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कब निर्णय लेते हैं और क्या वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है? तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के एड ऑन एडवाइस पे काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट के कहने पर जो है लोकसभा समय से पूर्व भी डिसॉल्व किया जा सकता है। वो कब होता है कि जब कोई जैसे कोलाइजन गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकारें जब बनती है हंग असेंबली के अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है कि सरकारें को हो सकता है कि कोई पार्टियां ने अपना सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया हो। इन दैट केस वह सरकारें गिर जाती है। फिर प्रेसिडेंट जो है, जो मेजोरिटी में रहते हैं पार्टी में, उन्हें कहती है कि आप सरकार बनाएं, या फिर वैसे अपोजिशन में जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कि क्या आपके पास बहुमत है, आप सरकार बनाएं। या अपोजिशन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर पाने में सक्षम सिद्ध होता है तो उस वक्त भी विपक्ष को पूछा जाता है क्या आपके पास बहुमत है, क्या आप सरकार बनाइएगा, क्योंकि जिसकी सरकारें थी उसकी तो सरकारें गिर गई। तो अगर अपोजिशन सरकार फॉर्म कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो 5 साल जो टर्म है उस लोकसभा का उसे कंप्लीट करके ही नया फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि अपोजिशन भी सरकार बनाने पाने में जो है असक्षम सिद्ध है। होती है कि 2-3 पार्टियां अपोजिशन में होती है, लेकिन हो सकता है पीएम कोई कैंडिडेट को लेकर, या बहुत सारे ऐसे इशूज होते हैं, पॉलिटिकल इशूज, आइडियोलॉजिकल इशूज, जिसको लेकर जो है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बन पाता है और कोलाइजन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाता है। इस परिस्थिति में, इन दैट केस, इस परिस्थिति में जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सीधे कह देते कि भाई आप जो है इस लोकसभा के टेन्यूर को, जिसका कि 5 साल समय था, उससे पूर्व ही इसे डिसॉल्व कर दें और एक फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराएं, जिसमें कि इस बार देखिए शायद किसी अगले पार्टी को बहुमत मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2 तरीके हैं, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, दूसरा है व्हेन प्रेसिडेंट डिसाइड टू डिसॉल्व टू लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो व्हेन लोकसभा डिसॉल्व ऑल बिजनेसेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशन, रिसोल्यूशन, नोटिसेस पेंडिंग बिफोर इट लैप्सेस। कहने का मतलब है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो लोकसभा में या फिर लोकसभा से संबंधित जितने भी बिल वगैरह हैं वो सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। ठीक है, उसकी कोई उपयोगिता अब नहीं रहती। इसके पीछे कारण है, क्योंकि देखो जितने भी अभी जो वर्तमान में जैसे लोकसभा के मेंबर हैं उनके द्वारा वह बिल बनाया गया था, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। उनकी अपनी एक कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव विजन होता है। अब मान लेते हैं कोई नए लोकसभा में कोई नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, कोई नई पार्टी की सरकारें बनती है, तो पुराने पार्टियों का बिल जो अभी पेंडिंग है उसे वो क्यों जो है पास करवाएगी? क्योंकि उसकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, उसकी अपनी स्कीम होगी, उसको पॉलिसी और कह सकते हैं प्रोग्राम को फ्रेम करने का अपना तरीका होगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि जब नए लोकसभा कह सकते हैं का चुनाव होता है
तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो न्यूली इलेक्टेड होते हैं। तो आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि जो पॉलिसी फ्रेम किया जा रहा है उसमें उनके वक्तव्यों को भी, उनके विजन को भी, उनके ओपिनियन को भी इंक्लूड किया जाए। तो इसके लिए जो पुराने लोकसभा में जितने भी बिल पेंडिंग होते हैं वो सारे के सारे डिजॉल्व होते ही वो सारे के सारे लैप्स कर जाते हैं। क्लियर है? देखिए, पहला तो है कि बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, जो भी लोकसभा में बिल पेंडिंग है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। आइदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा, या तो उसका ओरिजिन ही लोकसभा में हुआ हो, या फिर ट्रांसमिटेड टू इट बाई राज्यसभा, या राज्यसभा के द्वारा पारित करके लोकसभा में आया हो, वह भी खत्म हो जाता है, निरस्त हो जाता है। दूसरा है कि बिल पास्ड बाई लोकसभा, ठीक है, कोई ऐसा बिल है जो कि लोकसभा के द्वारा ऑलरेडी पास कर दिया गया है लेकिन वह राज्यसभा में पेंडिंग है, उस परिस्थिति में भी वह बिल लैप्स कर जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ अगला पॉइंट है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा। कोई ऐसा बिल है जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है, नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, नॉट लैप्स। इसके कारण है क्योंकि डिजॉल्व हुई है लोकसभा, राज्यसभा थोड़ी हुई। तो राज्यसभा में अगर कोई बिल पेंडिंग है तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, ये तो कभी डिजॉल्व होती नहीं है। तो जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस वह लोकसभा में पेंडिंग ना हो। तो जो भी राज्यसभा में पेंडिंग है और नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, तो कह सकते हैं कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है बिल पास्ड बाय द बोथ हाउस पेंडिंग बिफोर प्रेसिडेंट टू असेंट। देखो, हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिल जब तक प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वह बिल जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक्ट का रूप नहीं लेता। क्लियर है? अब जो भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जा चुका है और प्रेसिडेंट के पास भेजा जा चुका है हस्ताक्षर के लिए, वो बिल लैप्स नहीं करेंगे, उसकी मान्यता होगी क्योंकि वो उसका सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। आगे है बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस एंड रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, नॉट लैप्स। कोई ऐसा बिल है, प्रेसिडेंट को यह वीटो पावर के तहत वह बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बिल है जो कि दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया है लेकिन उसे रिटर्न कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर रिकंसिडरेशन, उसे फिर से रिकंसीडर्ड करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बिलों को लैप्स नहीं किया जाता क्योंकि प्रेसिडेंट ऑलरेडी रिकंसीडर्ड के लिए भेजे हैं। कुछ अगर रिकंसीडर्ड करना हो तो लोकसभा के जितने भी नए मेंबर आए हैं उसे फिर से उसका पुनर्जांच करेंगे, उसकी पुनर्व्याख्या करेंगे, कुछ उसमें अमेंडमेंट लाना हो तो अमेंडमेंट लाएंगे। प्रेसिडेंट ने तो भेजा ही इसी के लिए, तो वो भी लैप्स नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। क्या इसका हम लोग तरीका जाना कि दो तरीके से हो सकते हैं, और लोकसभा के डिसोल्यूशन का इफेक्ट, उसका प्रभाव किन किन बिलों पर किन किन तरीकों से पड़ता है। ठीक है, कौन लैप्स होता है कौन लैप्स नहीं होता है, इसके बारे में जाना। इज दैट क्लियर? सो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि आयाम है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का, कि जब भी डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा होता है तो पूरा का पूरा कैबिनेट, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है खत्म हो जाती है। कोई नई अगर कोलाइजन गवर्नमेंट सरकार बनाती है तो नई तरीके से अपने कैबिनेट को, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर से वो रीऑर्गेनाइज करती है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट कह सकते हैं कि ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ऑन द बिल। हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया। अब हम लोग ना एक क्वारम को पढ़ेंगे। क्वारम क्या होता है इसके बारे में जानने के पड़ेंगे, मतलब पूरे के पूरे डिटेल में। मतलब क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री या कोई भी एक सिंपल सा सभा समिति होता है, तो अगर कह दिया जाए कि भाई एक व्यक्ति का सभा है तो वो सभा क्या हुआ, तो एक व्यक्ति का हुआ या दो व्यक्ति हुआ, तो कोई भी एक मीटिंग के लिए एज ए लोकसभा में कितने मेंबर अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो है सदन की कार्रवाई चल सके। इसके लिए इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि क्वारम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और यह क्यों जरूरी है अगले वीडियो में। So that's all. Thank you once again. Have a great day. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.